बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ विंडो शेयर कर देता हूँ। लें जी, ये आप लोगों के सामने विंडोज़ आ गई। एंड जी जी ना करें बीच में, इसको अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, अब इसको मैंने जो पोर्शन आप लोगों को पढ़ाया था ना, उससे ऑनवर्ड हमने ये पहले तो निज़ार हसन्स वाज बोर्न इन 1960s, ये वाला ऊपर वाला एरिया पढ़ा, हेडर पढ़ा। उसके बाद निज़ार हसन्स न्यू डॉक्यूमेंट्री इज वन सच वर्क इन अ मोमेंट ऑफ डिजेक्शन ओवर इजरायली इंक्रोचमेंट, ये दूसरा हमने पढ़ा। और हमने इसके फिर कुछ टाइटल भी एक्सट्रैक्ट किए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, के ज़रा थोड़ा सा पता चल जाए कि लेक्चर हमारा था क्या और हमने आज उसमें से कौन सा पोर्शन करना है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिए जी। तो ये वाला एरिया था जी आप लोगों के साथ। इसमें हमने नॉर्मली जिस तरह के मैंने आपको बताया भी वो ऑलरेडी, कि आपने जो रफ़ ड्राफ्ट नंबर 1 बनाना होता है, उस रफ़ ड्राफ्ट नंबर 1 की 2 मेजर हेडिंग्स होती हैं, एक सूटेबल टाइटल्स एंड सेकंड वन इज़ की सेंटेंसेस। तो हमने जितना भी पोर्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ टाइटल निकाले थे। एक आधा टाइटल अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ये टाइटल नंबर 4 था, निज़ार हसन्स मास्टरपीस ऑफ सिनेमा। ठीक है, निज़ार हसन्स मास्टर पीस ऑफ CI सिनेमा, यानी निज़ार हसन्स का जो मास्टर्स पीस जो उसने सिनेमा के लिए बनाया, या उस वक्त जो हमें समझ आ रही थी, जो इंडिपेंडेंस के नाम से और माई ग्रैंड फादर के नाम से उसने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। और एक और चीज़ भी हमने लिखी थी, द ग्रेटेस्ट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंटेरियन, द GREATEST ग्रेटेस्ट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंटेरियन। ये जी किसी स्टूडेंट का माइक खुला हुआ है, अपना प्लीज माइक बंद कर लें आप लोग। आप में से जिस किसी का भी माइक ओपन है काइंडली उसको बंद कर लें, वरना मैं क्लास से क्विट कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, ये भी हो गया जी हमारा द ग्रेटेस्ट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंटेरियन, या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भी हो सकता है, या द ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट जरा सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, तो द ग्रेट, या इसकी जगह एक और भी कर सकते हैं, द ऑनर्ड, HONOURED, ऑनर्ड पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंटेरियन। ठीक है, ये ऑनर्ड इसलिए कि इसको इन रियल टर्म भी बड़ा ऑनर मिला है निज़ार हसन को उसकी इतनी अपने काम के ऊपर। अब आते हैं जी वापस और देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर है क्या कहते हैं, बाकी पोर्शन रह गया था, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक हो गया, हमने वो पीछे देख तो लिया। अब बाकी पोर्शन में जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये बड़ा ओपनली क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की गई हैं रिमेनिंग पैराग्राफ में। इसको पढ़ते हैं और कुछ इसके की टाइटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आते हैं जी, एज द वर्ल्ड्स अटेंशन वाज कैप्चर्ड बाय द न्यूज ऑफ इजराइल्स planning to annex yet a bit more of Palestine and add it to what they have already stolen। क्योंकि पीछे से एक पूरी सिलसिला चल रहा है निज़ार हसन का कि उसने इंडिपेंडेंस नामी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें पैलेस्टीनियन के ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखा कि वो क्या समझते हैं इजरायली ऑक्यूपेशन को या इजरायली नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस को। तो यहाँ पर वो कहता है एज द वर्ल्ड्स अटेंशन वाज कैप्चर्ड बाय द न्यूज ऑफ इजरायली प्लानिंग टू एनेक्स येट अ बिट मोर ऑफ पैलेस्टाइन। वो कैसे कहता है, जैसे ही दुनिया की जो अटेंशन है, दुनिया की जो तवज्जो है वो इस तरफ मबजूल हुई कि कुछ खबरें आई बाय द न्यूज ऑफ इजराइल प्लानिंग टू एनेक्स, ये खबरें आई कि इजराइल जो है वो प्लानिंग कर रहा है जोड़ने की, मिला लेने की, एनेक्स कर लेने की,
येट अ बिट मोर ऑफ पैलेस्टाइन, थोड़ा सा और फलस्तीन का हिस्सा अपने जो जिस स्टेट को वो इजराइल कहते हैं, ऑब्वियसली बात है उन्होंने कब्जा ही किया, तो पैलेस्टाइन का जो बाकी का हिस्सा है उसको भी वो एनेक्स करना चाहते हैं। तो ये लिख रहा है एंड एड इट टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन। अब देखें वर्ड स्टोलन, फिर ये वाला राइटर भी लिख रहा है जिसकी प्रेसी हमारे सामने है, और निज़ार हसन का मौकफ भी यही था कि इजराइलियों ने पैलेस्टीनियन की जगह स्टोलन की है, चोरी की है, गसब की है, कब्जा किया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जैसे ही दुनिया की अटेंशन या तवज्जो हुई, किस तरफ हुई कि कुछ न्यूज़ आई कि इसराइल के लोग एनेक्स करना चाहते हैं, हिस्सा बनाना चाहते हैं फ़लस्तीन के कुछ और टेरिटरी और पोर्शन को, और उसको ऐड करना चाहते हैं ऑलरेडी जो उन्होंने पहले एक इसराइल का एक हिस्सा बनाया हुआ है, चोरी शुदा हिस्सा फ़लस्तीन से जो गसब किया है, चोरी, उसमें आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार हसन। अब इसमें आई कौन है? आई वो वाला राइटर है जो ये प्रेसी लिख रहा है, यानी प्रेसी का पैसेज जिस राइटर की राइटिंग में से लिखा हुआ है, आई वो अपने आप को मैं कह रहा है। वो कहता है मैंने एक ईमेल रिसीव की निज़ार हसन की तरफ से। अब पीछे वो निज़ार हसन की तारीफ करके आया, निज़ार हसन की ग्रूमिंग, उसकी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा, उसने डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या लिखा था वो बताया, और इससे ये पता चलता है कि निज़ार हसन जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन डॉक्यूमेंटेरियन था, यानी वो एक ऐसा डॉक्यूमेंटेरियन था जो पैलेस्टाइन लिबरेशन के लिए बात करता था। तो वो कहता है जैसे ही खबर आई, खबर आम हुई कि एक न्यूज़ आने आ गई कि जो इसराइल की हुकूमत या लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग, वो ये चाहते हैं कि बाकी का हिस्सा फलस्तीन का एनेक्स कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए ऑलरेडी चोरी शुदा जमीन के हिस्से में जिसको इसराइल कहा जाता है। अब ये राइटर लिख रहा है, वो कहता है मुझे एक ईमेल रिसीव हुई निज़ार हसन की तरफ से, द प्री एमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। लें जी, एक टाइटल और यहां से मिल गया आपको। कितनी खूबसूरत बात है, ये मैं अपने पास लिख भी लेता हूं ताकि अभी जाके जब हम टाइटल में ऐड करेंगे तो हो गया। इधर हम लिखेंगे निज़ार हसन, आप लोग भी साथ साथ ये किया करें, निज़ार हसन आगे सेमी कॉलन, और इधर हम लिखते हैं प्री एमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ठीक हो गया, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेरियन नहीं था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो टीवी पे भी चलती है, वो सिनेमा के लिए चूंकि डॉक्यूमेंट्री बनाता था इसलिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उसको कहा जाता। प्री एमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ये वर्ड हमें बीच में से मिल गए। ले जी, ये हमारा नेक्स्ट टाइटल बन सकता है जी, जो हमने मिडल पोर्शन में से लेना है। अब आप अंदाज़ा लगा लें जितने भी टाइटल हमारे आ रहे हैं वो एक ही थीम के ऊपर आ रहे हैं, और यही मैंने आपको बेसिक गुर, बेसिक टेक्निक और बेसिक जो है स्किल्स सिखाने की कोशिश की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि अगर आपकी प्रेसी का हेडर, फुटर और मिडल पोर्शन एक ही बात पे आ रहा है तो अब 100% अश्योरिटी आपको हो जानी चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिसाइज इसको कर लेंगे, क्योंकि आप मेन थीम समझ गए हैं। अच्छा जी, वो कहता है मुझे एक ईमेल रिसीव हुई, कहाँ से? निज़ार हसन, जो कि पहले से बड़ा मशहूर, मकबूल और बेहतरीन और कमाल का फलस्तीनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। ही रोट टू मी अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म। उसने उस ईमेल में मुझे अपनी नई आने वाली फिल्म के बारे में, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताया। माई ग्रैंड फादर्स पाथ। पहले उसने जो डॉक्यूमेंट्री 1994 में बनाई, इसी मजबून में जो पहले पैराग्राफ में डिस्कस किया, वो थी इंडिपेंडेंस। और अब उसने कौन सी बनाई डॉक्यूमेंट्री फिल्म? माई ग्रैंड फादर्स पाथ, यानी मेरे दादा जान का रास्ता। एंड इंक्लूडेड अ लिंक टू द डायरेक्टर्स कट, और एक लिंक मुझे बना के भेजा जो डायरेक्टर्स कट के लिए होता है, यानी ये एक स्पेसिफिक किस्म की टर्मिनोलॉजी है जो फिल्म मेकिंग में आती है। उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें फिल्म में से निकाली गई, कौन कौन सी फिल्म में डाली गई, कौन कौन सी चीजें अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर के
ये क्योंकि प्रोड्यूसर था, बनाता था, तो डायरेक्टर ने कहा कि ये एरिया होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इट वॉज अ ब्लेसिंग, ये तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी। दे से चूज योर एनिमीज केयरफुली फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम। वो कहता है अपनी जो दुश्मन है उनको बड़े ही केयर के साथ सोच समझ के चुनना चाहिए। फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे दुश्मन होंगे वैसा ही तुम्हारा भी एंड होगा। अगर तुम्हारा दुश्मन मुनाफिक है तो वो छुप के वार करेगा तुम पे। अगर तुम्हारा दुश्मन बुजदिल है, मक्कारी और फॉक्स लूमड़ी की नेचर का है, तो आपने देखना है कि आपकी जो फाइट है उसका एंड कैसा होगा, वो भी मक्कारी पे कहीं जाके होगा। और अगर दुश्मन बहादुर और जेंटलमैन है तो वो आपको सीने पे मारेगा भी और वार भी सीने पे खाएगा। जीतेगा तो जीत का वलवला करेगा, हारेगा तो हार मानेगा भी। ये एक जेंटलमैन एटीट्यूड और अप्रोच होती है। तो वो कहता है दे से, वो कहते हैं, चूज योर एनिमीज केयरफुली, अपने दुश्मनों को बड़े सोच समझ के चूज करो। हर एक का कैलिबर और स्टेटस नहीं हो सकता आपका दुश्मन बन जाए। बाज का आप पे दुश्मन मुसल्लत होते हैं और बाज का आप खुद चूज करते हैं। फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम, तो फिर उसी तरह आपका खात्मा भी होगा जैसे वो होंगे। The same goes for those opposing Zionist settler colonialists। तो वो कहता है बिल्कुल यही ऊपर पीछे बताई गई जो तजवीज या जो जरबुल मसल के अपने दुश्मन को जो आप सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, वैसे ही आप एंड होता है। वो कहता है बिल्कुल ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपोज करते हैं सहूनी सेटलर कॉलोनियलिस्ट, यानी जो सहूनी यहूदी हैं जो इस वक्त सेटल्ड हो चुके हैं पैलेस्टाइन के अंदर, और उन्होंने एक गासबाना तरीके से इजराइल नामी एक वो अपनी रियासत बना ली है। ये बिल्कुल उनके ओपोनेंट के लिए भी यही जाता है। यानी ऑब्वियस ही बात है, उनके ओपोनेंट कौन है? पैलेस्टीनियन, फलस्तीनी अरब यानी फलस्तीनी मुसलमान, क्योंकि वही जाइनिस्ट सेटलर्स के खिलाफ है ना, जो जबरदस्ती वहां सेटल्ड हो गए और वहां वो आबाद हो गए। वो कहता है बिल्कुल उनके लिए ही है। इफ यू आर टू incensed and angered by their daily dose of क्लैप ट्रैप, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा गुस्सेल हो चुके हैं, एंग्री हो चुके हैं, किसकी वजह से? उनकी डेली की, जो डेली बेस पे वो जो आपके हैं क्या कहते हैं जाइनिस्ट सेटलर्स, उनकी इररेलेवेंट किस्म की और टॉन्ट करने वाली और तंग करने वाली। क्लैप ट्रैप का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसी चीज जो नॉन सेंस हो, जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, इडियट किस्म की चीजें हो। कहता उनकी वो इडियट किस्म की हरकतें, चीजें और उनके टॉन्ट करना और फलस्तीनियों को तंग करना, वो कहता है अगर आप उसमें उस वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, द वल्गैरिटी ऑफ देयर आर्म्ड रॉबरी ऑफ पैलेस्टाइन, और जिस तरह से उनकी आर्मी डेली गुंडागर्दी करती है फलस्तीनियों के खिलाफ और उन्हें रोब करती है, उनको लूटती है, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideals and aspirations once animate your highest dreams। ये बहुत बड़ी बात कर रहा है। वो कहता है अगर आप इस तरह की एनिमी की इन चीजों के ऊपर के डेली रबरी करती है उनकी फौज, उनके लोग आपको ताने देते हैं, नॉनसेंस किस्म की आपके साथ बिहेवियर करते हैं, आपको तंग करते हैं, तो बहुत जल्दी अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ये फलस्तीनी बारे में वो कह रहा है, फलस्तीनियों को ये वो मशवरा दे रहा है कि अपने दुश्मन जैसे ना हो जाओ, उनकी इन चीजों पे एंग्री ना हो, रिएक्ट ना करो, गुस्सा ना करो, हर बात पे लड़ो ना, क्योंकि वो तो तुम्हें प्रोवोक करेंगे, वो तो तुम्हें किसी ना किसी चीज पर तंग करेंगे ताकि तुम उनसे लड़ो। जब तुम उनसे लड़ोगे तो सारी दुनिया उनके साथ है, यूएस उनके साथ, फ्रांस उनके साथ, यूके उनके साथ, बड़ी ताकतें उनके साथ हैं, फिर साथ साथ पैसा टेक्नोलॉजी भी उनके, तो वो तो तुम्हें मारेंगे और मार मार के अधमुआ करके तुम्हारी जगह छीनते चले जाएंगे और दुनिया के आगे तुम्हारा तमाशा बनेगा। तो यहां पर वो एक बहुत बड़ा मशवरा भी हमें दे रहा है कि वो ये मशवरा दे रहा है कि आपने अपनी एनिमीज को बड़ा केयरफुली चूज करना होता है, क्योंकि ये ना हो आप जज्बाती होके अपनी एनिमीज जैसे हो जाएं। If you are too incensed and angered
बाय देयर डेली डोज ऑफ क्लैप ट्रैप। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सेल हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, वो जो डेली तौर पे एक आपको एक डोज देते हैं, वो डोज क्या होती है सर? डॉक्टर डोज रिकमेंड करता है कि आपसे वल्गर बातें करेंगे, बदतमीजी करेंगे, आपके ऊपर ताने कसेंगे, स्टूपिडिटी करेंगे, उनकी आर्मी आपकी जो घरों में और बाकी जगहों पे, नाकों पे और डिफरेंट प्लेसेस पे आपको रॉब करेगी, यानी आपकी जो है चीजें छीनेगी, तो आप बहुत जल्दी उन जैसे हो जाएंगे और भूल जाएंगे yourself and what beautiful ideas, ideal aspirations once animated your highest dreams। तो आप पहले तो अपने सेल्फ भूल जाएंगे, गुस्से में उनको रिएक्ट करेंगे, और ये भी भूल जाएंगे कि कितने खूबसूरत आइडिया और आइडियल्स आपके बड़ों ने आपको दिए थे और कितने खूबसूरत आपके ड्रीम्स थे। यहाँ पर बेसिकली राइटर जो है फलस्तीन के लोगों से डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, उनसे बात कर रहा है कि इंसान को किसी भी तरह से, अब ये बातें उसको कहां से मिल रही हैं राइटर को? माई ग्रैंडफादर पाथ, माई ग्रैंडफादर पाथ का वो जो लिंक उसने शेयर किया ना निज़ार हसन ने, तो उससे उसको मिल रहा है। वो जो डायरेक्टर कट था वो उसको क्यों कह रहा है राइटर के इट वाज अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसमें ये मैसेज छुपा हुआ था। माय ग्रैंडफादर पाथ में निज़ार हसन ने इसको डॉक्यूमेंट्री बनाया था कि किस तरह सहूनी यहूदी मकई के साथ पैलेस्टीनियन को रॉब भी करते हैं, उनको तंग भी करते हैं, क्लैप ट्रैप भी करते हैं, वल्गैरिटी भी करते हैं, और फिर उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, उनको उभारते हैं, उनसे जंगे करते हैं, उनको जलील करते हैं, और फिर उन पे टैंक और फौज चढ़ा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो एक दुश्मन, मुनाफिक, गंदा दुश्मन है। और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अपने दुश्मन को पहचानो। अगर तुम अपने दुश्मन को पहचानोगे नहीं तो एंड भी वैसा ही होगा। कैसा? फिर तुमने भी वैगैरिटी करनी है, फिर तुम्हें क्लैप रैप करना है, फिर तुम उसको रॉब करोगे, फिर तुम उस तो फिर तुम ग्रेटर पर्पस हासिल नहीं कर सकते। वो ग्रेटर आइडियाज और ग्रेटर आइडियल्स जो तुम्हारे फोर फादर्स थे, जो तुम्हें बताए गए थे, तुम्हारी एस्पायरेशन वंस एनिमेटेड, एनिमेशन की तरह तुम्हारे जहनों में घूमती थी, वो तुम्हारे बड़े ड्रीम जो थे, नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। आखिर में वो बता रहे हैं उनके उस ट्रैप में ना फंसो जो तुम्हें वो प्रोवोक कर रहे हैं। फॉर डिकेड्स, क्योंकि कई दहाइयों से, aspects of Palestinian and world cinema, क्योंकि कई दहाइयों से जो फलस्तीनियों के डिफरेंट हालातों वाकयात हैं और जो दुनिया का सिनेमा, आर्ट, पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा हैव डन फॉर मोर प्रिसाइजली दैट, क्योंकि उनके बारे में फलस्तीनियों का जो राय है, जो फलस्तीनियों का असली चेहरा है, जिस चेहरे में फलस्तीनी दबे हुए हैं, जो उन पे जुल्म हो रहा है, वो तो ना दुनिया की फिल्म, ना आर्ट, ना पोइट्री, ना फिक्शन, ना ड्रामा, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। बहुत थोड़ा सा फलस्तीनियों का गम नजर आता है। ज्यादा चीज क्या नजर आती है? जब फलस्तीनी प्रोवोक होकर इजराइलियों पे हमले करते हैं, वो हाईलाइट हो जाता है और इस तरह से उनका केस कमजोर हो जाता है। सेव्ड मी फ्रॉम दैट ट्रैप, क्योंकि उसने कहा है मुझे इस ट्रैप से बचने का आसान तरीका क्या मिला कि मैंने देखा वो ट्रैप है क्या। वो ट्रैप ही ये था कि दुश्मन जो है वो आपको बुरा बनवा के, आपको ब्लेम करके, आपको गंदा करके मारना चाहता है। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू किल समवन, अगर आप किसी को मारना चाहते हो, किसी का नुकसान करना चाहते हो, तो उसको बदनाम कर लो और फिर उसको पब्लिकली बुरा भला कह के लोगों के ज़हनों में उसकी बुराई डाल दो, लोग उसको खुद ही मार देंगे। ये आपके बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हो चुका। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में पड़े, उसको बदनाम कर दिया गया। मुशर्रफ के साथ अभी रिसेंटली हुआ, हालांकि उसका दौर बहुत बेहतर था। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा होता है। They have constantly reminded me what all our politics are about, a movement of poetic salvation from it all। वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कोई निजात नहीं मिल जाती किसी पोइट की कोई चीज पढ़ के, गमों से या किसी थॉट से आप एक आज़ादी में चले जाते हो। कहता है कॉन्स्टेंटली दुनिया का मीडिया और बाकी तमाम चीज़ें, इससे मुझे पता चलता रहता है कि what is all about the politics that is happening in Palestine, के पैलेस्टीन के अंदर कौन सी मुनाफिकाना किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर बातें, एक्सप्लेनेशंस, इधर उधर की चीजें, इररेलेवेंट और रेलेवेंट एग्जांपल्स, उसकी डिटेल होती है और टॉपिक से रिलेटेड ही वो डिटेल चल रही होती है। तो इधर बीच में हमें एक टाइटल आज मिला है, वो टाइटल हम फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे कुछ टाइटल भी पूरे होंगे। और उस दिन जब मैंने फाइनल, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था टाइटल जो हम लिखें
ये टाइटल हमें क्या पता चलेगा या हमने कौन सा टाइटल फाइनल में लिखा। तो मैंने तब भी कहा था, आज मैं आपकी क्लास में कि ये जितने टाइटल हम निकाल रहे हैं ये रूल क्या निकाल रहे हैं, जो जो पोर्शन आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से टाइटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि ये आपका फाइनल टाइटल तो वही होगा जो इनमें से आप कोई बनाना चाहेंगे या इन तमाम टाइटल्स को पढ़ के एक और कोई टाइटल ज़हन में आ जाए। ये तो रिदम के लिए मैं आपको टाइटल ज्यादा निकालने का कहता हूं, ताकि आपके जहन में एक बात हो कि मेन थीम एक ही है। और मेन थीम क्या है? निजार हसन जो है वो फलस्तीनियों का केस कैसे फाइट कर रहा है। निजार हसन जो है वो फलस्तीनियों के लिए किस तरह से डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो देखें, निजार हसन प्रोडक्शन एंड पैलेस्टाइन, निजार हसन द बेस्ट एडवोकेट ऑफ पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस, निजार हसन प्रोडक्शन, निजार हसन मास्टरपीस ऑफ सिनेमा, द ऑनर्ड पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्रीटेरियन, और एक अभी हमने लिखा था निजार हसन, सॉरी, निजार हसन सेमीकोलन प्री एमिनेंट पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। लें जी, कितना खूबसूरत आ गया। तो ये हमारे आ गए जी टाइटल्स। आप लोगों को कहा था आप लोग भी कुछ कुछ टाइटल निकाल लिया करें। अगर आप लोगों ने निकाले हैं मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। तो ये तो एक थीम आप लोगों का यहाँ तक हो गया। अच्छा, अगला आप क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि जब हमने टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लिए तो हमें क्या बेनिफिट हुआ। तो स्टूडेंट उसका जवाब ये है कि आपने एक तो टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लिए, दूसरा आपने क्या किया, आपने साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट की वर्ड थे उसको भी अंडरलाइन किया होगा। तो अब आपकी पूरी प्रेसी जो है वो तैयार हो चुकी है, यानी टाइटल निकल चुके हैं। अब आपने हर सेंटेंस को अपने अल्फाज में रीफ्रेज करते जाना है। रीफ्रेज का मतलब क्या होता है? अपने वर्ड में लिखना है। जिस तरह मैं वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा और यहाँ लिखता जाऊंगा। तो यहाँ मेरे पास एक जगह पे आ रहा है जी, स्टॉप शेयरिंग पे जाते हैं और स्टॉप शेयरिंग के बाद इधर आते हैं। तो आप लोगों के पास भी ये आ रहा होगा, ये वन बाय वन है। निज़ार हसन वाज born in 1960s, raised in the village of Mashhad near Nazarat, where he has lived with his family। ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, ही स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी एट हाइफा यूनिवर्सिटी आफ्टर ग्रेजुएटिंग, वर्कड इन टीवी, स्टार्टेड इन 1990s, ही टर्न टू सिनेमा। उसके बाद अगला सेंटेंस है 1994 ही प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंस, और इस तरह ये सेंटेंसेस चलेंगे। तो वन बाय वन इन सेंटेंसेस को अपने वर्ड में हम लिखना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं की सेंटेंसेस प्रोड्यूस करना। और इस की सेंटेंस के प्रोड्यूस करने से आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अब आपका पहला ड्राफ्ट अगर बन गया तो समझें आपका दूसरा तीसरा ड्राफ्ट, यानी तीसरा ड्राफ्ट तो फाइनल ड्राफ्ट होता है। दूसरे ड्राफ्ट में हमने कुछ अल्ट्रेशन, कमी पेशी करनी होती है। कोई कम लिख दिया है, कोई ज़्यादा लिख दिया है, कहीं रिपीट हो गई है कोई बात, या मिलती जुलती एग्जाम्पल्स आ गई हैं, उसको एक सेंटेंस में मर्ज करके दो तीन सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना ताकि वन थर्ड भी हो जाए। तो ये मैं अब अपने वर्ड में लिखता हूँ जी। पहला जो है इसको देख लें जी, इसके बारे में है द ऑथर एक्सप्लेन्स निज़ार हसन्स अर्ली लाइफ। ये अपने वर्ड में भी हो सकता है, AUTH। ये पहले वर्ड सेंटेंस में ये ऑथर या द राइटर एक्सप्लेन जरूर लिखना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। द ऑथर एक्सप्लेन्स निज़ार हसन्स अर्ली लाइफ। ये ऑथर्स एक्सप्लेन्स इसलिए क्योंकि प्रेस ही मैं कर रहा हूं पेपर में बैठ के।
तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे सामने जो पीस ऑफ राइटिंग पड़ा है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए प्रेसी होती भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बताता है, बताता है, ती है, जिसमें एस आई एस का इजाफा होता है, जिस तरह यहाँ एक्सप्लेन्स किया। हैज एक्सप्लेन्ड नहीं आएगा। हाँ, उसने बेशक 2000 साल पहले प्रेसी लिखी हो या 2000 साल पहले का लिटरेचर उठा के दिया हो, मेरे सामने तो उसी वक्त पड़ा है ना। मैं तो खुद अभी मौजूद हूं ना, आई एम इन प्रेजेंट, और मैं प्रेजेंट में उसको 1/3 कर रहा हूं, तो ये मेरे अल्फाज हैं, इसलिए मैं पहले सेंटेंस में जरूर लिखना है द राइटर एक्सप्लेन्स, द राइटर आर्ग्यूज, द राइटर नरेट्स, द राइटर एग्जामिन्स, इस तरह के वर्ड से। द ऑथर एक्सप्लेन्स निजार हसन अर्ली लाइफ, पहला सेंटेंस तो ये बन गया। दूसरा, आफ्टर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी ही ज्वाइंट टीवी, अब ये कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है। आफ्टर स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी ही ज्वाइंट टीवी, क्योंकि उन्होंने टीवी लिखा है तो हम टीवी ही करेंगे। एंड लेटर, और बाद में, इन 19, क्योंकि डेट मेंशन है तो कर दें मेंशन, इन 1990s ही ऑप्टेड सिनेमा एज अ कैरियर, ऐसा ही है ना, ही ऑप्टेड सिनेमा, या ही ऑप्टेड सिनेमा एज अ कैरियर लिखने की जरूरत नहीं, वैसे हम प्रेस ही कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड तो होने भी नहीं चाहिए, ये क्योंकि आप अपने वर्ड में लिख रहे हैं। और ये अभी पहला ड्राफ्ट है, की सेंटेंसेस हैं, अभी की पैराग्राफ नहीं आपने बनाया, या ये कोई आपका फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ठीक हो गया, ये ज़हन में रखना है। इन 1994, इन 1994, बल्कि इनके बाद कॉमा नहीं आएगा, इन 1994 लिख सकते हैं जी। ही प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट्री, ही प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट्री। अब हम, ये कौन, किसने हमें बताया है, उसने डॉक्यूमेंट्री बताई, द ऑथर एक्सप्लेन्स, एक दफा लिख दिया ना, अब हर जगह ये काम आएगा। इन 1994 ही प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट्री नेम्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, क्या नाम था जी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। चलें जी, नेम्ड इंडिपेंडेंस, in which he projected the real narrative of Palestinians and the vulgarity of Israeli nationalism, क्या बात है, and the vulgarity of Israeli nationalism। यही बातें हैं ना, हम तो अपने वर्ड में लिख रहे हैं। अब ये देखें, ये साथ साथ होता जा रहा है हमारा काम, और अब इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट में, मैं आपको फाइनल ड्राफ्ट बनाना या सेकंड ड्राफ्ट में इन सेंटेंसेस को मर्ज करके एक पैराग्राफ बनाना, और ये ऊपर दिए गए टाइटल्स में से कोई एक टाइटल को फाइनल करना, या इनको पढ़ के एक नया टाइटल जहन में बनाने का बताऊंगा, तो आपकी ये प्रेसी 100% एक्यूरेटली होगी। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, और मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि आपका प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन 20-20 नंबर के जो सवाल हैं, इसमें 85% मार्क्स आते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, 17-18, 17-18, 16.5, 16, 17-18 नंबर 20 में से आते हैं। अच्छा जी, प्रोजेक्टेड द रियल नैरेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन एंड द वल्गैरिटी ऑफ इजराइली नेशनलिज्म। अच्छा, ये हमारा चूंकि पहला था पैराग्राफ, या पहले जो शुरू का हेडर था उसका हमने बनाया है। बाकी का इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, अब ये मुझे असाइनमेंट चाहिए कल क्लास से पहले, आपने यहाँ तक तो मैंने कर दिया इसका, ठीक है ना। दे हैव स्टोलन अनदर पीपल्स होमलैंड एंड कॉल्ड द एक्ट इंडिपेंडेंस, हसन डिवेल्स ऑन दैट अब्सर्डिटी, इसको मैंने एक वन वर्ड में लिख दिया है,
और वन वर्ल्ड क्या है कि एक तरफ पैलेस्टीनियन का नैरेटिव, रियल नैरेटिव जो कि ऊपर है, पोक्स हिज पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ बिजार इजरायली नोशंस ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद जो उनकी लैंड स्टोलन की गई तो क्या है, इजरायली वल्गैरिटी ऑफ इजरायली नेशनलिज्म, वो। अब इस तरह के वर्ड भी आप लोगों को ढूंढना पढ़ेंगे और इस तरह आपने सेंटेंस वाइज हर एक सेंटेंस जहाँ फुल स्टॉप आता है उसके बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये शुरू चल रहा है सेंटेंस, ये चल रहा है, चलते 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 यहाँ फुल स्टॉप आया फिल्म मेकर पे, तो इसको अपने वर्ड में आपने एज इट इज लिखना है। ये यानी मैंने अगर 3 या 4 सेंटेंस किए हैं तो इसका नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ये आपने देना है। और ये असाइनमेंट आपने यहाँ तक एंड तक यहाँ तक आपने ये करके मुझे व्हाट्सएप करनी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि भी अब आपको ये लेक्चर की समझ भी आई कि नहीं आई। और मैं फिर बताता चलूँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिस किसी कैंडिडेट ने भी फर्स्ट ड्राफ्ट प्रेसी का बना लिया, फर्स्ट ड्राफ्ट कॉम्प्रीहेंशन का बना लिया, फर्स्ट ड्राफ्ट आप लोगों ने वो क्या कहते हैं ना अपना उसका ट्रांसलेशन का बना लिया, और इसी तरह इंग्लिश ऐसे राइटिंग में रफ आउटलाइन तक पहुंच गए, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली प्रॉपर तरीके से, रफ आउटलाइन एक स्केच बना लिया, उसका पेपर पास करना फिर 100% अश्योरिटी के साथ होता है कि वो ये पेपर एग्जाम पास करेगा, जितना मर्जी टफ कंपटीशन हो। तो ये है आज का जी लेक्चर, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अगर आप में से किसी ने कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं।